आप सभी लोगों से कहा था कि आपके सभी छोटे बड़े सवालों के लिए मैं आपसे शीघ्र मिलूंगी, तो ये मैं हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब के साथ में। सब्जेक्ट से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब विनीता मैम और नीलिमा मैम आपको पहले दे चुकी हैं, और अब मैं आपको साक्षात्कार से जुड़े हुए कुछ सामान्य और पर महत्वपूर्ण बातों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ मैंने इस बोर्ड पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखा है, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है साक्षात्कार के लिए। सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी है वो है पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब सकारात्मक सोच। अब आप कहेंगे कि हम तो पॉजिटिव ही सोचते हैं, तभी तो आज हम एनवीएस के रिटन एग्जाम को क्लियर करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो देखिए, जिस दिन आपका साक्षात्कार है, आपको अपने मन को, अपनी जो मानसिक अवस्था है उसको बहुत ही पॉजिटिव रखना है। जब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के चलेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो साक्षात्कार का पूरा जो दिन है आपका, वो एक सकारात्मक सोच के साथ शुरू होना चाहिए, ताकि परिणाम जो है वो भी सकारात्मक आए। दूसरा हमारा पॉइंट है कपड़े या क्लोथिंग या पेरेंट्स। काफ़ी लोग कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हमने क्या पहना है, या इससे हम इंटरव्यू पैनल को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने क्या पहना है, आपका क्या जेस्चर है, आपकी अपीयरेंस कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप नहीं जानते, लेकिन इंटरव्यू पैनल पे बैठे हुए लोगों का इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर आप एक पुरुष हैं, सबसे पहले तो आप मौसम के अनुरूप कपड़े पहनिए। सर्दी है तो सर्दी के अनुरूप कपड़े पहनिए, गर्मी है तो गर्मी के अनुरूप कपड़े पहनिए। अगर आप पुरुष हैं और गर्मी है तो आप फॉर्मल्स पहनिए, सर्दी में भी फॉर्मल्स कैरी कीजिए। अगर आप महिला हैं तो आप भारतीय परिधानों को प्राथमिकता दें, पाश्चात्य परिधानों की जगह आप सूट पहनिए, आप साड़ी भी पहन सकते हैं। साथ ही साथ आपके कपड़े हल्के रंग के हों, डिसेंट हो, आपका जो अटायर है ऑल ओवर वो आपको सूट करता हो, आपके बॉडी टाइप को सूट करता हो। ध्यान रखें अपने हाइजीन का, नाखून ज़्यादा बड़े हुए ना हो, ज्वेलरी ज़्यादा ना पहनी हो, ज़्यादा मेकअप नहीं किया हुआ हो। ऑल ओवर जो आपका प्रेजेंटेशन है, जो आपका लुक है, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, सूदिंग होना चाहिए, जिसको मैं कहूँगी प्लेजेंट हो, कंफर्टेबल हो और देखने वाले को बहुत ही अच्छा लगे। तो अब हम आएंगे थर्ड टॉपिक पे, वो है बायोडेटा। बायोडेटा बनाते हुए कुछ एक चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। ये बहुत ही एररलेस होना चाहिए, किसी भी तरह की त्रुटि इसमें नहीं होनी चाहिए। आपके बायोडेटा की जो कॉपी है वो पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं सबके पास एक एक होती है, और जो शुरुआती सवाल है, जो इंटरव्यू की शुरुआत है, वो उस बायोडेटा से ही की जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका बायोडेटा है उसमें कहीं भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक, डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक, किसी ईयर की मिस्टेक कुछ भी नहीं हो। एक परफेक्ट करिकुलम वाइटे हो, ताकि जो शुरुआत है साक्षात्कार की वो अच्छे तरीके से हो। ऐसा ना हो आप जाएं और जाते ही आप जो सन बता रहे हैं या आप कुछ और बता रहे हैं, करिकुलम वाइटे में कुछ और लिखा हो। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो कि मुझे लगता है इंटरव्यू के लिए एक पूरा पैकेज है। एक पहला ही सवाल ये रहता है कैंडिडेट के साथ में, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और इसको आपको संक्षिप्त में कुछ स्टेप्स जो मैं आपको बता रही हूँ, उन स्टेप्स में आपको इसका जवाब देना है और एक संक्षिप्त समयावधि में इस सवाल को आपको खत्म कर देना है। सबसे पहले हम आते हैं नेम पर। बहुत ही कॉमन सेंस की, या मैं कहूँगी बहुत ही जनरल सी बात है कि अगर साक्षात्कारकर्ता कुछ इस तरह से आपसे बात करता है कि टेल मी सौरभ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो ध्यान रखें कि आप इस प्रश्न की शुरुआत ऐसे नहीं करेंगे कि माय नेम इज सौरभ। तब आप शुरुआत करेंगे अगले स्टेप से, जो है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर वो आपका नाम नहीं ले रहे हैं, तब आप जरूर कुछ इस तरह से शुरुआत कीजिए कि माय नेम इज सौरभ एंड आई बिलोंग टू जयपुर एंड व्हिचएवर सिटी इट इज, मतलब आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, उदयपुर, जयपुर, आप उस जगह का नाम बताइए। क्वालिफिकेशन, अपनी जो भी आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है, आपने जो भी किया है, बीलिब, एमलिब, एमफिल, लैंड, आप जो भी हैं उस क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। अगर कोई टेक्निकल डिग्री आपने एक्स्ट्रा ली है, कंप्यूटर में कुछ अलग से किया हुआ है लाइब्रेरी साइंस के अलावा, वो ज़रूर मेंशन कीजिए। दैट इज गोइंग टू गिव अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट। नेक्स्ट एक्सपीरियंस। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप ये बात बता दीजिए स्पष्ट तौर पर कि आप एक फ्रेशर हैं। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो इस बात को ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी आपको एक्सपीरियंस है उसके बारे में आप ज़रूर मेंशन करें। उन्हें बताएं आपने कहाँ काम किया है, किस तरह का आपको एक्सपीरियंस है। ज़रूरी नहीं कि वो पुस्तकालय में ही काम करने का अनुभव हो, किसी भी क्षेत्र में आपने अगर किया है तो वो आप ज़रूर बताएं। स्किल्स कुछ डिफरेंट होती हैं एक्सपीरियंस से, या हॉबीज, या कुछ एक डिफरेंट चीज़ होती है। ये होती है दक्षता।
इसमें आप रेलेवेंस और इररेलेवेंस का ध्यान रखें कि आपकी जो भी स्किल है वो बस रेलेवेंट हो। ऐसा नहीं कि कोई कह रहा है कि मैं माउंटेनियरिंग करने में बहुत स्किल लूँ या फिर मैं गार्डनिंग करने में बहुत स्किल लूँ, ये आप ना बताएं, ये आपके प्रोफेशन को सूट नहीं करता है। स्किल्स का मतलब कुछ इस तरह से है कि मैं कंप्यूटर में बहुत दक्ष हो सकते हैं, आप म्यूजिक में अच्छे हो सकते हैं, किसी को स्टेज पे परफॉर्मेंस में बड़ी दक्षता होती है, आप वो मेंशन कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, जैसे लड़कियां हैं हो सकता है आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छी हो, तो अपनी इस खास योग्यता को, दक्षता को आप जरूर मेंशन करें। ये आपके भविष्य में आपको उस संस्थान के अंदर नौकरी के दौरान आपके लिए कुछ अच्छे कदमों के तौर पर ही साबित होगी। फिर आता है फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ अपने प्रेजेंट फैमिली स्टेटस के बारे में बात करें, वो आपके पूरे रिश्तेदारों के जमात के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, जो साधारण आपके प्रेजेंट फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपकी अगर आप मैरिड हैं तो इट्स अबाउट योर स्पाउस एंड योर किड्स एंड ऑल, सो उनके बारे में आप उन्हें बताइए, ज़्यादा आपको डिटेलिंग नहीं देनी है इसके बारे में। हॉबीज़ बिल्कुल ऑनेस्ट होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, जो वाकई आपकी हॉबी है। यहाँ किसी को भी इम्प्रेस करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आप गिटार बजाते हैं, आपको हॉबी है, तो ही कहें कि गिटार बजाते हैं। अगर आपको बिलियर्ड्स खेलने की, स्नूकर खेलने की हॉबी है, तो ये सब तभी मेंशन करें कि आपकी हॉबी है। मुझे लगता है अगर आप लाइब्रेरी प्रोफेशन के लिए जा रहे हैं तो रीडिंग बुक्स इज अ वेरी गुड, यू नो, इफ यू हैव दिस हॉबी, इट इज अ गुड ऑप्शन, बट प्लीज मेंशन इट इफ यू आर रीडिंग द बुक्स। इफ यू आर नॉट रीडिंग द बुक्स, इफ यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग द बुक्स, डोंट मेंशन। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ या मुझे बुक्स पढ़ने की हॉबी है, और वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं कि टेल मी समथिंग व्हाट यू हैव रिसेंटली रेड, तो आप क्या बताएंगे? तो ऐसी कोई भी हॉबी मेंशन ना करें विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, इन फैक्ट दैट्स गोइंग टू हार्म यू। सो मेंशन विच इज ट्रू एंड बी ऑनेस्ट इनटू दैट। This is all you can explain in 2 to 5 minutes. Tell me about yourself. जो मुझे लगता है वो ज़रूर आपसे पूछेंगे या हर इंटरव्यू में आपको बताना पड़ता है। नेक्स्ट, some common questions I have written here, जो मुझे लगता है सभी इंटरव्यूज में अगर हम लाइब्रेरियनशिप की बात करें तो पूछे जाते हैं और हमेशा ही पूछे जाएंगे। बेसिक क्वालिटीज ऑफ लाइब्रेरियन, आप सब जानते हैं लाइब्रेरी प्रोफेशन के लिए आ रहे हैं, यू नो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए हम लोगों के अंदर। लेकिन if I talk about school librarianship, this is something different from the academics or public librarianship and the other things. अगर आप स्कूल लाइब्रेरियनशिप की बात कर रहे हैं तो you should mention this, that a school librarian should be very active, very quick, very smart, techno savvy, very friendly, है ना। तो ये सारी मल्टीटास्किंग, ये एक स्कूल लाइब्रेरियनशिप के लिए मेरे अपने 15 साल के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्वालिटीज एक स्कूल लाइब्रेरियन में जरूर होनी चाहिए। नहीं है तो आप डेवलप करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा जो लाइब्रेरियनशिप की आप जानते हैं कि पेशेंस होना चाहिए, अच्छी रेफरेंस सर्विसेज वो दे सकें, फॉन्ड ऑफ रीडिंग होने चाहिए, पर मैं आपको स्पेशली स्कूल लाइब्रेरियनशिप की कुछ क्वालिटीज आपको मेंशन कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारा है वर्क ऑफ लाइब्रेरी। अधिकांशतः हम सभी सुनते आ रहे हैं कि सभी लोगों को ये लगता है कि लाइब्रेरी में कोई काम नहीं होता है। लाइब्रेरियन कौन होता है? कुर्सी पे बैठ जाता है, चश्मा लगा लेता है, सामने पेन पेपर होता है और उसका काम होता है बैठ के बच्चों को मॉनिटर करना। बट डू यू थिंक इज दैट सो? सो आपको वो भ्रम तोड़ना है, आपको उन्हें सत्य से रूबरू कराना है कि वर्क ऑफ लाइब्रेरी क्या होता है, क्या किया जाता है लाइब्रेरी में। आप उन्हें ब्रीफ के अंदर कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, रेफरेंस सर्विस, एक्विजिशन, है ना, ये सारी चीज़ें आप उन्हें ब्रीफ में बताएं। और इसके अलावा कुछ एक चीज़ों के बारे में आप उन्हें ज़रूर, कि सर्कुलेशन जैसे होता है तो सर्कुलेशन काउंटर पे बहुत काम रहता है स्कूल लाइब्रेरी में, क्योंकि हर पीरियड के अंदर कम से कम किसी भी स्कूल लाइब्रेरी के अंदर 20 से 25 पीरियड पर वीक आपके लाइब्रेरी के आएंगे और हर पीरियड के अंदर 30 से 35 बच्चे लाइब्रेरी कालांश को अटेंड करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जब ये सर्कुलेशन चलेगा तो सर्कुलेशन काउंटर कितना बिजी रहने वाला है, आप कितने बिजी रहने वाले हैं, प्लस आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करानी पड़ेंगी। तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए उन एक्टिविटीज़ की, बुक मार्क मेकिंग एक्टिविटीज़ हो गई, रीडिंग की एक्टिविटीज़ हो गई, कुछ पावर पॉइंट की, क्योंकि टेक्नो से भी ज़माना है तो पावर पॉइंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो गई। इन एक्टिविटीज़ के बारे में आप मुझसे बाद में भी डिटेल में पूछ सकते हैं। हाउ विल यू इम्प्रूव रीडिंग हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स? That we can only improve by activities and by the a regular talk with the students with friendly environment. Plus you have to focus on your students. आपसे पूछा जाएगा कि आप आ रहे हैं, सब लोग आते हैं, बात करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की रीडिंग हैबिट्स के लिए तो कोई भी काम नहीं करता, आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको परफेक्ट कलेक्शन होना चाहिए। अगर आप 1 to 5 की लाइब्रेरी में हैं उसके अकॉर्डिंग कलेक्शन हो, अगर आप 6 to 12 की लाइब्रेरी में हैं उसके अकॉर्डिंग कलेक्शन हो। कलेक्शन पे फोकस कीजिए। ऐसा नहीं हो कि आपसे पूछा जा रहा है, आप 1 to 5 की लाइब्रेरी ज्वाइन करें और आप कह रहे हैं कि वहाँ
हार्डी बॉयज या नैन्सी ड्रू होना चाहिए। 1 से 5वीं क्लास तक का बच्चा नैन्सी ड्रू या हार्डी बॉयज नहीं पढ़ सकता है। तो आपको कलेक्शन की जानकारी होनी चाहिए कि किस लेवल तक क्या कलेक्शन आपके पास हो। इसमें कुछ किताबें जो है वो CBSE रेकमेंडेड बुक्स होती हैं, जो CBSE ने कह रखा है कि CBSE की लाइब्रेरीज में अवेलेबल होनी चाहिए। ये 2011 या 12 में ये सर्कुलर निकाला गया था, तब लाइब्रेरीज ने इन सबको खरीद के अपने पास रख लिया था। उसके बाद ये रिवाइज नहीं हुआ है सर्कुलर, लेकिन आज भी वो CBSE रेकमेंडेड के नाम से वो शेल्फ कंटिन्यू की जाती है ज़्यादातर लाइब्रेरीज में। तो इनके अंदर R.K. नारायण की किताबें होती हैं, एनेट ब्लाइटन की किताबें होती हैं, रस्किन बॉन्ड की किताबें होती हैं। ये मैं आपको 6th क्लास से 12th क्लास की लाइब्रेरी का सिनेरियो बता रही हूँ। तो ऐसी CBSE रेकमेंडेड बुक्स जो होती हैं वो आप रखिए, और कलेक्शन किस तरीके का आपको रखना है, क्या है, ये आप पर्टिकुलर लाइब्रेरी का कलेक्शन भी आपको देखना पड़ेगा। हर इंटरव्यू के दौरान ऐसा होता है कि कुछ शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी विजिट करने की परमिशन भी दी जाती है। जैसे उन्हें कहा जाता है कि आप देखकर आइए लाइब्रेरी को और फिर बताइए कि आपको क्या क्या इसके अंदर और आप डेवलप कर सकते हैं। तो देयर यू हैव टू यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्या आपको क्यों ना दिख रहा है, क्या चीज उसके अंदर ऐड की जा सकती है, कलेक्शन क्या है ना। पर बेसिक चीजें ये हैं कि एनेट ब्लाइटन, नैन्सी ड्रू, हार्डी बॉयज, रस्किन बॉन्ड, R.K. नारायण जैसे जो ये ऑथर्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये 6 to 8 के लिए बहुत पॉपुलर है। वहीं इंग्लिश फिक्शन जो होता है वो 9 to 12 के लिए, अमीश त्रिपाठी कह लीजिए आप, J.K. रोलिंग कह लीजिए, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रविंद्र सिंह हो गए, इस तरह के और भी बहुत है। बायोग्राफीज हो गई APJ अब्दुल कलाम की, अलग अलग सेक्शन मैनेज किए जाते हैं। बायोग्राफी अलग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग, एनसाइक्लोपीडिया अलग, है ना, वैल्यू एजुकेशन अलग, ऐसे डिफरेंट सेक्शंस आपको लाइब्रेरी के अंदर मैनेज करने होंगे। और लिटरेचर को आपको अच्छा खासा डेवलप करना होगा। तो ये आपको एक बेसिक नॉलेज चाहिए होगी। देन डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। आप सभी जानते हैं लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर मोस्ट ऑफ ऑल यूजर फ्रेंडली होते हैं। जैसे नवोदय विद्यालय में शायद ग्रंथालय सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, आप थोड़ा उसके बारे में उसकी साइट पे जाके पढ़ लें। अब जैसे मैंने एलिस, लिप्सिस जैसे सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है। अब हर विद्यालय का अपना अलग खुद भी डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, लेकिन आप एक बार नवोदय की साइट पे जाएं, उनके सॉफ्टवेयर के बारे में देखें, क्योंकि अधिकांशतः वहाँ एक ही सॉफ्टवेयर सभी कंसर्न्स जो उनके सिस्टर कंसर्न्स हैं सब में यूज किया जा रहा होगा। तो उसके बारे में आप जरूर पढ़ लें, और सॉफ्टवेयर की बेसिक जानकारी, बेसिक मॉड्यूल्स जो होते हैं उनको आप पूरा रट लें कि उसके अंदर क्या यूज करना पड़ता है। बाकी दैट इज वेरी यूजर फ्रेंडली, यू कैन लर्न इट। आई थिंक कोई भी सॉफ्टवेयर हो 10 दिन में यू कैन इजीली लर्न इट। क्वेश्चन अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो किसी भी स्कूल की लाइब्रेरी हो, मुझे लगता है कुछ रूल्स कॉमन होंगे। किताब को इशू करने के, रिटर्न करने के, डिसिप्लिन के, कोई चीज़ टूट जाए तो उसके लिए वो आपको जगह जगह बड़े बड़े करके लगवाने भी पड़ेंगे, बच्चों को समझाना भी पड़ेगा। उन रूल्स एंड रेगुलेशन को समझाने के लिए ही अधिकांशतः लाइब्रेरीज जो होती हैं वो लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी बनाती हैं। जैसे मेरी लाइब्रेरी है तो मैं हर साल बच्चों को नए सेशन में लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिखाती हूँ, जिसके थ्रू हम उन्हें ये पूरा मगिंग करा देते हैं कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ताकि हमें उन्हें बार बार ना बताना पड़े। बाकी स्कॉलर्स डायरीज जो होती है स्कूल की, उसके अंदर ये प्रिंटेड होते हैं। आप चाहें तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपडेट कर सकते हैं। इशू रिटर्न को लेकर के जो खास तौर से होता है कि कितने समय में उसे लौटाना है, नहीं तो उस पर फाइन होता है। किताब खो जाती है तो आपको डबल चार्ज देना है कि क्या करना है, बुक रिप्लेस करनी है, इस तरीके के होते हैं। और स्टाफ और स्टूडेंट्स दोनों के लिए अलग अलग तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कैन आस्क अबाउट क्लासिफिकेशन स्कीम। हो सकता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो नेचुरली इंटरव्यू पैनल में होंगे और वो आपसे क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में जरूर बात करेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन स्कीम है नवोदय के अंदर DDC यूज की जाती है, और अधिकांशतः स्कूलों में DDC ही यूज की जाती है। तो आप DDC के बारे में थोड़ा पढ़ लें। वैसे DDC का एक मैनुअल स्कूल लाइब्रेरियंस बना लेते हैं। ज़्यादा डेप्थ क्लासिफिकेशन कभी भी नहीं होता है स्कूल लाइब्रेरीज में, हमेशा एक मोटे स्तर पे क्लासिफिकेशन होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री है 540 530 नंबर दे दिया, या फिर एजुकेशन का दे दिया 330, इकोनॉमिक्स के लिए दे दिया। डेप्थ क्लासिफिकेशन रेफरेंस की किताबों के लिए किया जाता है। तो आपको ये सारा मोटा मोटा क्लासिफिकेशन DDC का याद होना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे एक लिंक शेयर करूंगी जिसमें CBSE की गाइडलाइंस प्लस क्लासिफिकेशन सब कुछ अवेलेबल है। उसके बारे में प्रेफरेबल कलेक्शन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि क्या आप रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते हैं। और CBSE, इसके बारे में आप उससे लाइव चैट के थ्रू या फिर विनीता मैम के थ्रू आप उससे और डिटेल में जान सकते हैं। आप चाहेंगे तो हम लाइव सेशन के थ्रू भी आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर देंगे और बता देंगे कि आप और भी कोई चीज़ अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो। टेक्नो सेवी होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं हैं तो प्लीज़ ये जो टाइम है आपका कोविड-19 का, आप घर पर बैठे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, ब्लॉग्स के बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिए, वेबिनार्स अटेंड कीजिए। यूटिलाइज योर टाइम, कैसे आप कर सकते हैं, है ना। तो उसको आप कंटिन्यू
करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए। अब हम आते हैं कुछ टिप्स की तरफ। अभी मैंने आपको कुछ जनरल क्वेश्चंस बताए थे, कुछ जनरल चीज़ें। अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ साक्षात्कार से रिलेटेड। मेरे साधारण से हैं, आप ज़रा ध्यान से देखें। टिप्स की शुरुआत करने से पहले 2 पंक्तियाँ आपको मैं कहना चाहती हूँ कि खाली पात्र किसी का हो तो प्यास बुझाकर भर देने से अक्सर मैंने देखा है मेरी गागर भर जाती है। अब इसका मैं आपको 2 शब्दों में अगर सार बताऊं तो वो ये है कि अगर कोई आपसे इन्फॉर्मेशन मांगता है और आप उसे इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसके पहले उस इन्फॉर्मेशन को आपको खुद पढ़ना पड़ता है, और उसे पढ़ने के लिए या उसे सर्च करने के लिए जो नॉलेज आप एक्वायर करते हैं वो आपकी अपनी गागर को भर देती है। तो एक लाइब्रेरियन का जो उद्देश्य है, इंटरव्यू के दिन से ही इस बात को अपने अंदर बिठा लीजिए कि एक लाइब्रेरियन का जो उद्देश्य है वो यही होना चाहिए कि दूसरे की गागर को भरना है आप, और तभी आप जीवन में बहुत दूर तक जा पाएंगे। पुस्तकालय कर्मी के तौर पर आप सफल हो पाएंगे। फिर हम आता है कि इंटरव्यू के अंदर छोटी छोटी ऐसी बातें जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में एक बहुत ही महीन सी लाइन है जिसे कभी क्रॉस नहीं करें। ना सिर्फ साक्षात्कार के लिए, जीवन के हर पहलू में इस बात को याद रखें कि आप कभी आउटस्पोकन ना हो। बोलिए, अपनी बात को स्पष्ट तौर पे रखिए पर आउटस्पोकन नहीं होइए। कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी ना हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही सूदिंग और प्लेजेंट रखें, कहीं भी उस जेस्चर से एक ओवर कॉन्फिडेंस की झलक ना आए। डोंट यूज सर और मैम अगेन एंड अगेन। जब आप बात करें इंटरव्यू पैनल में, सभी आपके जो भी सामने आपके सीनियर्स बैठे हैं जो आपसे पूछ रहे हैं, आप बार बार उनको सर मैम कह के संबोधन ना करें। आपने एक बार बोला, 2 बार बोला, बस इतना बहुत होता है। बार बार ये बहुत ऑकवर्ड लगता है सुनने के अंदर। बी नेचुरल, ऑनेस्ट और सिंपल, ये जीवन का सबसे बड़ा फंडा होना चाहिए। और जहाँ तक मैं मेरे बारे में बात करूँ तो अपने जीवन में अगर मैंने कुछ भी छोटा मोटा अक्वायर किया है तो उसके पीछे एक यही मूलभूत उद्देश्य रहा है। बी ऑनेस्ट, बी वेरी सिंपल एंड बी नेचुरल। डोंट ट्राई टू पुट एनीथिंग विच इज़ नॉट एग्जैक्टली यू आर। डोंट पुट इट ऑन योर सेल्फ। Please read books other than your course, and if possible read literature. लिटरेचर लाइब्रेरियन का एक बड़ा ही साथी होता है। जैसे मेरा तो है, जैसे जब मैं फ्री होती हूँ या कभी भी खाली बैठी होती हूँ तो मुझे लिटरेचर पढ़ने का बहुत शौक है। और अगर आप भी इस हॉबी को डेवलप करते हैं तो आपको ये भविष्य में सिर्फ और सिर्फ हेल्प करेगी, नुकसान कभी भी नहीं करेगी। आपकी रुचि है, अगर आप साइंस की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं वो कीजिए। जो भी आपका सब्जेक्ट एरिया है आप उसे पढ़िए। किताबें पढ़ने की जो हॉबी है वो आपको डेवलप करनी है। और बड़ा अच्छा होगा कि अगर आप साक्षात्कार पे जाने से पहले 4-5 किताबें जो आपके कोर्स की ना हो उन्हें आप पढ़ लें और उनके बारे में आप थोड़ी जानकारी रखें, उनके ऑथर्स के बारे में जानकारी रखें, तो एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन देगी। और लेटर ऑन सिर्फ इंप्रेशन के लिए नहीं, इसे आप अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लें। बॉडी लैंग्वेज, प्रैक्टिस गुड बॉडी लैंग्वेज, लुक काम, लुक कॉन्फिडेंट, लुक प्लेजेंट एंड नाइस। आंसर देयर क्वेश्चंस एंड ट्राई टू गिव आंसर फॉर ऑल। जब वो आपसे सवाल पूछते हैं तो हो सकता है बहुत से सवालों के जवाब आपको ना आते हो। कोशिश कीजिए कि अगर नहीं भी आते हैं तो आप जितना आपको आता है उतना आप आंसर उन्हें कर दें। अगर बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज उनके पूछे गए सवालों के कुछ हद तक आप जवाब देने की कोशिश ज़रूर करें। एंड योर फोन शुड बी साइलेंट एंड अराइव ऑन टाइम। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे जो इंटरव्यू के लिए अंदर जाते हैं और अपना फ़ोन जो है उसे साइलेंट मोड या एयरप्लेन मोड पे नहीं करते हैं और वो वहाँ रिंग करता रहता है। सोचिए कितनी भद्दी सिचुएशन है कि आप इंटरव्यू के लिए बैठे हैं और आपका फ़ोन बज रहा है और आपका ध्यान वहाँ जा रहा है और आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस छोटी सी बात का ध्यान रखें कि अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे रखें, समय पे पहुँचें, अराइवल ऑन टाइम। ऐसा नहीं हो कि आपका नाम कॉल किया जा रहा है, आप वहाँ पहुँचे नहीं हैं और जो भी सीक्वेंस, क्योंकि एक सीक्वेंस बनती है इंटरव्यू के लिए, फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, ऐसा ना हो कि आपके बाद वाले को पहले बुलाया जा रहा है। ये सब चीज़ें एक अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ती है। पे अटेंशन टू देयर क्वेश्चन, डोंट लुक ड्राउजी एंड टायर्ड। एक दिन पहले से ही पूरी प्रिपरेशंस कीजिए, कपड़े, जूते जो पहनना है, आपके डॉक्यूमेंट्स, करिकुलम वाइट है, साथ ही अपनी नींद की, अपनी पूरी मानसिक स्थिति की। आप वहाँ थके हुए नींदे से नहीं लगने चाहिए, आप लगने चाहिए एकदम सजग, स्वस्थ और एकदम सकारात्मक तौर से, सब तरफ से सकारात्मकता से घिरे हुए। तो अपने आप को मेंटली फिजिकली पूरा प्रिपेयर रखिए इंटरव्यू वाले दिन के लिए। ड्राउजी या टायर्ड ना लगे। अगर आप ट्रैवल भी करके आए हैं तो उस ट्रैवल टाइमिंग का पूरा आप एक सिस्टम बना के रखें कि आपको कब पहुंचना है, जिससे आप बिल्कुल परफेक्टली वहाँ जा सकें। फोकस ऑन लैंग्वेज स्किल्स, यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स है इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना होगा।
ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी में ही बात करें या ज़रूरी नहीं है कि आप अंग्रेज़ी में ही बात करें। अगर वो आपसे अंग्रेज़ी में सवाल कर रहे हैं और आप अंग्रेज़ी में अच्छे नहीं हैं तो आप हिंदी में बात करिए, लेकिन बीच बीच में आप उनको अपनी जो अंग्रेज़ी भाषा की दक्षता है उसके बारे में मतलब उनको पता चल जाना चाहिए कि समय आने पर आप अंग्रेज़ी में भी बात कर सकते हैं। आप उन लोगों में से नहीं हैं जिन्हें अंग्रेज़ी का क ख ग घ ABCD नहीं आती है, तो आप अपनी भाषा की दक्षता उन तक ज़रूर पहुँचाएँ और शुद्ध और बिना किसी एरर की भाषा का प्रयोग करें। हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी शुद्ध हो, अंग्रेज़ी बोल रहे हैं तो अंग्रेज़ी भाषा शुद्ध हो। और अगर वो आपसे थ्रू आउट हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं तो आप बहुत ही बढ़िया है, आप हिंदी भाषा में उनके सवालों के जवाब दीजिए, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग करें ताकि वो इस बात से अवेयर हो सके। क्योंकि भारत देश में हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों की इक्वल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल। तो आप भाषा का ज़रूर ध्यान रखें, उसकी शुद्धि का ध्यान रखें। दोनों भाषाओं को अपने पूरे इंटरव्यू के दौरान प्रयोग करके दिखा दें कि आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। दे कैन आस्क यू अबाउट योर स्ट्रेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? क्या है ऐसा जो आपको लगता है आपकी स्ट्रेंथ है? जैसे मैं सोचती हूँ अगर मेरे बारे में, मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ और आई कैन वर्क अंडर प्रेशर। तो आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो आपके लिए आगे जाकर के कई नए रास्ते खोलेगी और वो आपके व्यक्तित्व के बारे में भी नहीं जानते हैं। तो जब वो आपकी इस स्ट्रेंथ के बारे में हो सकता है आपसे और भी तरीके से पूछ लें कि आपको क्यों लगता है ऑनेस्ट है, आप क्यों लगता है आप हार्ड वर्किंग है, किस तरह से अंडर किसी भी व्यक्ति की कुछ भी स्ट्रेंथ हो सकती है। जैसे बहुत सिस्टमेटिक हो सकता है कोई, है ना, किसी का कुछ और स्ट्रेंथ हो सकता है। तो अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में उन्हें जब वो पूछें तो अच्छी तरीके से उसकी डिटेलिंग दें। एंड वाई यू वांट टू जॉइन NVS। NVS के इंटरव्यू के जाने से पहले NVS की पूरी वेबसाइट, उसकी हिस्ट्री, उसके बारे में जो छोटी छोटी सारी बातें हैं वो आप जानकारी में रखिए अपनी। आप कोई लाइब्रेरियन के कोर्स के लिए जा रहे हैं लेकिन फिर भी आपको संस्थान के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, एक अच्छा इफेक्ट होगा। और वो आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं NVS। अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का प्रयोग कीजिए बहुत सारे सवालों के जवाब के लिए। और आपका उद्देश्य एक ही होना चाहिए NVS को लेकर के कि या जिस पे लेके कि आप पुस्तकालय विज्ञान की सेवा करना चाहते हैं या फिर स्टूडेंट की सेवा करना चाहते हैं, या फिर अगर ये इंटीरियर के एरिया में स्कूल है तो अधिकांश लोग या नहीं जाना चाहते हैं लेकिन आप इन सब बातों से दूर फिर भी संस्थान को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर आपसे ये सवाल पूछेंगे कि आप क्यों ये संस्थान ज्वाइन करना चाहते हैं। अपने ईमानदार उत्तर तैयार रखिए इस सवाल के लिए। हर व्यक्ति का ये अलग हो सकता है, रीज़न अलग हो सकता है, आप इसमें ऑनेस्ट भी हो सकते हैं। डू यू नो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर जॉब। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, हज़ारों बच्चे, हज़ारों किताबें लाइब्रेरी के अंदर आपके पास में। किताबें तो फिर भी मैं कहती हूँ एक तरह से निर्जीव तो नहीं कहूँगी, मेरे लिए तो वो हमेशा सजीव हैं, लेकिन बच्चे तो पूर्णतः सजीव हैं और आपकी उनकी जिम्मेदारी है हज़ारों बच्चों की। तो आपकी जो जॉब की लाइबिलिटी है, प्लस डॉक्यूमेंट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इतनी बड़ी लाइबिलिटी तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे। अगर आप यंग हैं तो उनके लिए ये प्रश्न हो जाएगा कि इतने यंग व्यक्ति को हम इतनी बड़ी लाइबिलिटी दे दें, गवर्नमेंट जॉब दे दें। तो आपको उस लाइबिलिटी को, आपके फेस पे मैच्योरिटी होनी चाहिए। आपको देख के उन्हें लगना चाहिए कि वो आपको अपने अगर यहाँ अपॉइंट कर रहे हैं तो आपसे उन्हें बहुत बेनिफिट होने वाला है, आप संस्था को तरक्की देने वाले हैं, आप उसे बहुत, आपकी वजह से संस्था आगे ही जाने वाली है या उसका वो पार्ट जो है लाइब्रेरी उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी ही होने वाली है। तो उस मैच्योरिटी को अपने फेस पे लाइए, उस समझदारी को ओढ़िए और फिर उस बात का जवाब दीजिए। बहुत बड़ी लाइबिलिटी होती है। बच्चे आते हैं आपके पास में, आपके पास अगर वो 30 से 35 मिनट भी बिता रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, वो 30 से 35 मिनट मोनोटोनस नहीं होने चाहिए। उनके लिए वो जो रीडिंग है वो बहुत प्लेजर होनी चाहिए। कैसे आप उन्हें आगे बढ़ाएंगे, तो ये लाइबिलिटी अपने चेहरे के ऊपर रखिए, कोई आप पे भरोसा कर सके कि वो आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा है। COVID-19 discussions can also be a part of your interview because things are going to change। अब ये वाला जो COVID-19 का टाइम है ये सिर्फ लाइब्रेरियनशिप के लिए नहीं, अब आगे भविष्य में जो भी इंटरव्यू होने वाले हैं ये सवाल कहीं ना कहीं ज़रूर निकल के आएंगे कि आपने COVID-19 का टाइम कैसे यूटिलाइज़ किया, या फिर अब COVID-19 के बाद हमारा वर्किंग स्टाइल चेंज होने वाला है। तो उस वर्किंग स्टाइल के चेंज के लिए आपका टेक्नो सेवी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेक्नो सेवी हैं तभी आप आगे वाले टाइम में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो प्लीज़ अपने स्किल्स डेवलप कीजिए, टेक्नो सेवी होने की कोशिश कीजिए, वेबिनार्स अटेंड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गूगल पे या जैसे भी आप पढ़ सकते हैं कंप्यूटर की टेक्निक्स उनको पढ़िए, है ना, ताकि आप आगे जाके हेल्प करें। क्योंकि अब हो सकता है ई बुक्स भी चालू हो जाएँ या फिर ई-लाइब्रेरीज ही चले, कॉन्टैक्ट जो है फिजिकल कॉन्टैक्ट कम हो जाए। इस एरिया में आपको इस टाइम में अपनी स्किल्स बहुत बढ़ानी है। आप एग्जैक्टली टेक्नो सेवी कैंडिडेट ही लगने चाहिए। वो लोग जिन्हें कंप्यूटर की जानकारी नहीं है ना, ये उनका बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो जाएगा भविष्य में। तो अपने कंप्यूटर की दक्षता को बढ़ाइए। इस तरह के ये टिप्स मुझे लगता था कि जो छोटे मोटे टिप्स हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं काम आते हैं इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा
आपकी अपनी एक सोच, अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको बहुत हेल्प करेगा। उससे आप थोड़ा सजग रखिए, सकारात्मक तौर पे सोचिए, बिल्कुल नेगेटिविटी को अपने दिमाग में ना आने दें, ठीक है। और मैंने आपको जैसा बताया कि अगर आपको उद्देश्य है कि आपको पुस्तकालय विज्ञान की सेवा करनी है, तो कोई भी व्यक्ति आपको आपके साक्षात्कार में चयनित होने से नहीं रोक सकता है। मेरी शुभकामनाएं, विनीता चौहान ऑनलाइन क्लासेस की शुभकामनाएं सभी आपके साथ में हैं। आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा और आप इसमें ज़रूर सफल होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, तो हम एक लाइव सेशन भी रख सकते हैं या आपकी किसी भी डाउट को हम कंसल्ट करके किसी भी तरह से उसे दूर कर सकते हैं। मेरी संपूर्ण शुभकामनाएं आपके साथ है। एक बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाओं के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।